इस देश को स्वर्णिम युग में अगर लेकर जाना है तब हमें देखो गाय के अस्तित्व को बचाना पड़ेगा। क्यों बचाना पड़ेगा? तो 350 प्रजातियां हमारे देश में थी। 16वीं शताब्दी का इतिहास, अंग्रेजों का दस्तावेज पढ़ के देखो आप, हमारे देश में लगभग 350 प्रजाति की गायें थी। आज मुश्किल से 70-72 प्रजातियां बची हुई है और उसमें से भी मुश्किल से 35-36 प्रजातियों पर अध्ययन हुआ है। शेष प्रजातियों पर अभी अध्ययन भी नहीं हुआ है। और यही दर्द जो है अमर शहीद राजीव भाई दीक्षित को बहुत तकलीफ देता था। तो एक दिन उन्होंने शेयर किया कि निरंजन भाई एक काम करना है, पत्रकारिता तो आप करते ही हो, इसमें पैसा नाम जितना कमाओगे वो तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप एक काम करो कि इस देश में एक ऐसी आदर्श गौशाला बनाओ जो दान पर नहीं चले बल्कि स्वावलंबी व्यवस्था पर चले। तो मैंने कहा देखो अब ये हो सकेगा नहीं, मैं तो नहीं जानता, लेकिन अगर आपका सहयोग और साथ मिला तो शायद ये हो सकेगा। उनके कहने पर मैंने नौकरी छोड़ी। मैं उस समय आंध्र प्रदेश में ब्यूरो चीफ के पद पर था। उसकी नौकरी छोड़ी और छोड़ने के बाद कहा राजीव भाई आप साथ में आइए तो हम लोग मिल करके करें। तो फिर हम कुछ साथियों ने मिलकर के कांचीपुरम में एक गौशाला खड़ी की 1999 में, और वहां से लेकर आज तक का जो इतिहास है कि स्वावलंबी व्यवस्था पर चल रही है। 4 गाय से शुरू की गई गौशाला आज 250 गाय है। अब यही गणित मैं कहता हूं भारत के लोगों को कि जब हमारी गौशाला में 4 गाय, जो परम आदरणीय शंकराचार्य जी के गौशाला से मुझे मिला, और 7 गाय मैंने बाहर से खरीदी, कुल 11 गाय से काम शुरू किया था। 14 वर्ष के अंदर 250 गाय हो गई। तो कल्पना करें हम कि 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, उस समय हमारे देश में 34 करोड़ गाय थी। हाँ, 1947 का जो है आप जो गजटियार पढ़ लो या उस समय का जो पहला 1952 में जो सेंसेक्स रिपोर्ट आया, अगर इसको आप पढ़ लें तो 34 करोड़ गाय थी उस समय। तो ये हिसाब लगा लो कि 14 साल में 11 गाय से 250 हो गई। तो आप सभी तो व्यापारी हैं इसमें से बहुत सारे, तो गणित लगा लो आप कि 34 करोड़ गाय, हाँ, और 67 ईयर्स 67 साल, आज कितनी गाय होनी चाहिए थी, और आज गाय बची है केवल 4 करोड़। हाँ, सरकार कहती है 14 करोड़ पशुधन है। पशुधन और गाय में अंतर है। पशुधन मतलब पूरी प्रजाति, जिसमें भैंस भी है, गाय भी है, हॉस्टियन भी है, फ्रीजियन भी है, बकरी है, भेड़ है, ऊंट है, सारा कुछ मिला करके। गाय उसमें से अगर निकाल लो आप, जिसको गौ माता कहते हैं, तो 4 करोड़ है। तो पूरा जो गणित आपको ये मिले उसमें से 4 करोड़ घटा देना तो वास्तविक गौ हत्या का आंकड़ा सामने नजर आ जाएगा। और वो आंकड़ा आज भारत की जो जनसंख्या है इससे 10 गुना ज्यादा है। उस समय हमारी जनसंख्या भी इतनी ही थी, 40 करोड़, यानी लगभग एक व्यक्ति पर एक गाय थी। आज गणित लगाओ, 120 करोड़ आबादी और 4 करोड़ गाय, लगाइए क्या स्थिति है। इतनी बुरी स्थिति हुई और इसीलिए हमारा बुरा वक्त आ गया। तो ये विषय है, इसको समझना है। और जब मुझे मुश्किलें खड़ी हुई कि गाय बहुत तेजी से बढ़ रही है और केवल किसान का काम, किसानी का काम करने से उस गाय का परवरिश नहीं हो रहा है, तब हम साथियों ने बैठकर एक मनन चिंतन किया कि इसमें से कुछ लक्ष्मी उपार्जन होना चाहिए, वरना इसको स्वावलंबी तरीके से संभालना मुश्किल है। तो इसी मुश्किल ने जो है हमें पंचगव्य विज्ञान का रास्ता दिखला दिया, और पूरा का पूरा एक पंचगव्य विज्ञान जो है सो निकल करके बाहर आया। और फिर मैंने जितना हो सकता था मैंने शास्त्रों का अध्ययन किया, और उसमें से जब ढूंढना शुरू किया कि गाय का विज्ञान कहाँ कहाँ कितना है, तो हमें 3500 से ज्यादा फॉर्मुलेशंस मिले, दवाइयों के फॉर्मुलेशंस, जिसमें पंचगव्य का फुल कंटेंट्स है, पूरा कंटेंट्स है। तो मुझे लगा कि आज एलोपैथी शास्त्र के पास 3500 ही तो फॉर्मुलेशंस है, आयुर्वेद के पास कुछ 2500 फॉर्मुलेशंस हैं, होम्योपैथी के पास 2000 के आसपास फॉर्मुलेशंस हैं, और गाय के पास 3500 फॉर्मुलेशंस हैं।
तो अगर इससे कम फॉर्मुलेशंस लेकर के जो यूनानी खड़ा हो सकता है, होम्योपैथी खड़ा हो सकता है, आयुर्वेद तो खड़ा ही है इतने साल से, तो उसी आयुर्वेद में से 3,500 गाय का फॉर्मुलेशन लेकर के एक पूरी थेरेपी क्यों नहीं बन सकती? तो मैंने राजीव भाई को कहा कि देखो ऐसी ऐसी बात है, तो उन्होंने कहा मैं जानता हूं, इस पर काम करो, निश्चित रूप से कुछ ना कुछ इसमें से विज्ञान निकलेगा। तो इस पर से फिर मैं, मेरी पत्नी और हमारे कई साथी मिलकर के इसमें जो हम लोगों ने काम करना शुरू किया, तो क्या बताऊं, ऐसा अद्भुत रिजल्ट आया जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं। एक ही उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगा। यहां पर जो डॉक्टर जी मनीष जी उपस्थित हैं, इनसे हमारी दोस्ती कैसे हुई, अगर ये कहानी बता दूं तो समझ में आ जाएगी बात कि गौ माता के गव्य में क्या ताकत है। हम जो है गौ माता के गौमूत्र से आंख में डालने वाली एक औषधि बनाते थे। मुझे मालूम नहीं कि हमारे प्रदेश का एक होम्योपैथी डॉक्टर कब उस आंख में डालने वाली औषधि को खरीद करके लेकर के गए और अपने आंख में उन्होंने प्रयोग किया। और एक दिन जो है डॉक्टर जी मनीष जी को हमारी गौशाला में लेकर के आए और उन्होंने बताया कि आपने मुझे दिया क्या था आंख में डालने के लिए। मैंने कहा मुझे नहीं मालूम मैंने क्या दिया है, क्योंकि हजारों लोग आते हैं हमारे पास और लेकर के जाते हैं और इसका रिकॉर्ड थोड़ी है। तो मैं कुछ नहीं बोला, मैंने कहा क्या बात है, विषय है, आप बताओ तो सही। तो उन्होंने कहा कि अद्भुत। मैंने कहा क्या अद्भुत हुआ? तो उन्होंने कहा कि आपने जो आंख में डालने वाली औषध दी, उससे मेरे आंख में मोतियाबिंद था और मुश्किल से 4 दिन मैंने डाला और एक दिन सुबह उठ करके आंख की जब मैं सफाई करता हूं तो मोतियाबिंद की झिल्ली यूं प्लास्टिक की लेयर की तरह अंगुली में आ गया। ऐसा अद्भुत हुआ। और उनके बहुत अच्छे मित्र डॉक्टर जी मनीष जी रहे हैं, उनको लेकर के आए, फिर इनसे मेरा परिचय हुआ, थोड़ा संवाद हुआ और धीरे धीरे जो है इनके परिवार से और मेरे परिवार से जो दोस्ती बढ़ी, वो जो क्रम आगे चला, सो आज ये क्रम आपके सामने है। मनीष जी सेल थेरेपी के जनक माने जाते हैं इस देश में। उनके प्रयास से पंचगव्य का विज्ञान जो बिना पंजीकरण के ट्रेनिंग के रूप में चलता था, उसको एक आधिकारिक महत्व मिल गया, भारत सरकार का मुहर और ठप्पा मिल गया। यानी पंचगव्य से जो तैयार गव्य सिद्धर हैं, उनको अपने जीवन में केवल प्राकृतिक चीजों से ही चिकित्सा करने का अधिकार है, उसमें रसायन का प्रयोग कतई नहीं किया जा सकता है। और ये जो नैसर्गिक चीजें हैं, इससे दुनिया के सभी रोग समाप्त होते हैं। इसमें अगर रोगों की संख्या में कहूं तो वाघभट जी को पढ़ना पड़ेगा। वाघभट जी कहते हैं कि शरीर में देखो 148 रोग हैं, वात पित्त और कफ के। तो ये वात पित्त कफ के जो 148 जो असंतुलन है, इन सारे संतुलन को जो है सो पंचगव्य जो है वो ठीक करता है। और एक बात मनीष जी ने बहुत जरूरी बात बताई कि देखो आयुर्वेद जो है ना, वो पंचगव्य के बिना अधूरा है। हमारे दक्षिण भारत में एक सिद्धा थेरेपी है, आयुर्वेद से ही निकला हुआ है सिद्धा थेरेपी। सिद्धा थेरेपी भी पंचगव्य के बिना अधूरा है। तो दुनिया की जो सबसे श्रेष्ठ थेरेपियां हैं वह भी पंचगव्य के बिना अधूरी है। तो फिर पंचगव्य अगर संपूर्ण है तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी ताकत कितनी होगी।